प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं सोशल साइंस में आपको लेसन 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे मैं आपको महामंदी के बारे में आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा, यानी लगभग 1930 से आगे यानी 35 तक यानी ये बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, क्योंकि अलग अलग था। कहीं पर मंदी कुछ कम थी, कहीं पर मंदी कुछ अधिक थी, लेकिन कुल मिलाकर मंदी ही थी। लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेती और उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही, यानी इसमें बहुत समय लगा, इसलिए सबसे ज़्यादा महामंदी इसी में छाई। इस महामंदी के कई कारण थे। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सकें। इसके फलस्वरूप बाज़ार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। ऐसी स्थिति भी आ गई। दूसरा कारण 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे नहीं थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के बदले पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घट करके केवल चौथा ही रह गया। जो देश कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। तो इस तरह से ये भी समस्या रही। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर ज़रूर असर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बहुत बुरी तरह से गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच सका। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर भी कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेज़ी से लुढ़कने लगीं। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगे। इस फैसले ने तो विश्व बाजार की कमर ही तोड़ दी थी। इस तरह से 20 के दशक में उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी। वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक चले जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग अर्थव्यवस्था में धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ पर न पा पाने, कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं को की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और कर्ज पर और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सख्ती में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के बीच में तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी भी छाप पड़ी। वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। प्यारे बच्चों, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे भारत और महामंदी। इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा
यदि हम इस बात पर भी ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा तो इस बात की अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक ऐसे हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच चुकी थी और इससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित होते थे। जैसा कि आप पीछे भी देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घट करके लगभग आधे रह गए। पहले की अपेक्षा आधे रह गए, सीधे 50% इसमें यानी कमी आ गई। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूँ की कीमत 50% तक गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमतें तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट पटसन उद्योगों को भी देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे। इससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थीं। अब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मूल्य न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिनों कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर के बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज़्यादा % तुम उगाओ, लागत और कर्ज में पिसकर ना उम्मीदी पाओ। सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। इस तरह से इस कवि ने यानी अपनी कविता के माध्यम से इसमें समझाया है। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे। खर्चे पूरे करने के लिए उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन को आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद की, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ इससे। 1931 में मंदी अपने चरम सीमा पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष और उथल पुथल के दौर में गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया था। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद भी शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक नहीं जिनकी अनिश्चित थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में तेज़ी आई। तो इस तरह से ये भारत की अर्थव्यवस्था है। अब इसके आगे दिया गया है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। युद्ध के समय पर यानी इसका क्या असर पड़ा। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद यानी लगभग 20 वर्षों के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियाँ जिनमें मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया था। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। युद्धोत्तर काल में
पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साए में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियाँ दी थीं। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़ी खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। इस तरह से इसका भी प्रभाव पड़ा। अब इसके आगे दिया गया है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। जब दो महायुद्ध के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो हम सबक निकाले। पहला, बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को इससे व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती है। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी हुई थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहा जाता है, की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक विकास बैंक, जिसे आप आम बोलचाल में विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक को IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन अर्थात जुड़वां संतान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक को IMF ने 1947 ईस्वी में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है, यानी इसके पास वीटो का अधिकार है अमेरिका के पास। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में अगले वीडियो में आपसे प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ओके, बाय।